हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, बाहर से थोड़ा आपको नॉइस वगैरह सुनाई पड़ रहा होगा क्योंकि समर शेड्यूल चल रहा है। खेती भी जरूरी है लेकिन उतना ही जरूरी ये वीडियो है बच्चों, इसलिए इसको हम आज बहुत ही अच्छी तरह से समझ लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हर सेट में एक आध क्वेश्चन फेंक देता है। तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप देख रहे होंगे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप सबको पता होगा बच्चों ये जो क्वेश्चन है इनकी क्या वैल्यू है। पहला क्वेश्चन है कि हमारे समाज में पुत्रियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को ही दिया जाता है, यह क्यों सही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, एक वर्णांध पुरुष का जैसे विवाह एक सामान्य महिला के साथ हो जाए तो संतानें कैसे होंगी। अब इसमें चाहे वर्णांध से पूछ ले या हीमोफीलिया से, दोनों यक्ष संलग्न है, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। अगला है कि अगर समुद्री मछली को आलवण की जल जीवशाला में रख दिया जाए तो वह मछली जीवित रह पाएगी, क्यों और क्यों नहीं। अगर जीवित रहेगी तो क्यों रहेगी, नहीं जीवित रहेगी तो क्यों नहीं रहेगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि आर्किड पौधा आम के शाखा पर उग रहा है तो आम और आर्किड के बीच में होने वाली पारस्परिक क्रिया का वर्णन कीजिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक नजर देख लेना है इन पे भाई साहब। नहीं आ गए तो समझ लीजिए 2 से 3 नंबर, सारे क्वेश्चन 3 नंबर में पूछे जाते हैं तो समझ लीजिए बेकार हो जाएगा, इसलिए रटना नहीं रसगुल्लों। चलते चलते मजे तरीके से एकदम मजे में इसको हम देख लेते हैं। चलिए बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे समाज में पुत्रियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को ही दिया जाता है, यह क्यों सही नहीं है। देखिए, अगर हम बात करें अपने देश में, अगर बार बार लड़की का ही जन्म हो रहा है तो भाई बहुत सारे लोग ऐसे क्या हैं जो कहने का मतलब एजुकेटेड पर्सन नहीं होते हैं, वो क्या है महिलाओं को ही दोषी मानते हैं कि भाई इनके अंदर कोई कमी है, लड़की का ही जन्म हो रहा है, भाई मुझे तो ख्वाहिश है लड़के की। अच्छा, मुझे नहीं है वो कहते हैं, है ना। अभी हमारी शादी भी नहीं हुई, हमें क्या ख्वाहिश रहेगी, है ना। ऐसा होता है लेकिन बच्चों एक्चुअल में ये ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। हम महिलाओं को दोषी नहीं ठहरा सकते, महिलाओं को दोष नहीं दे सकते। अब इसके पीछे का रीजन समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम बात करें पुरुष में, ठीक, पुरुष में क्या होता है बच्चों, पुरुष में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, X और Y, है ना। एक X होता है, एक Y, दोनों अलग अलग होते हैं। और हम बात करें बच्चों महिला में जो आपके सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, दोनों सेम होते हैं, X। ठीक, बाकी 44 जो गुणसूत्र होते हैं वो तो दैहिक गुणसूत्र हैं, दोनों में बराबर होते हैं, स्त्री और पुरुष में। और एक जोड़ी ही यानी 2 गुणसूत्र क्या होते हैं, लिंग। और आपको बता दें बच्चों, जब यहां से ध्यान से समझना, लिखना क्या है वो हम अभी बताते हैं, पहले समझ लीजिए कॉन्सेप्ट कि पुरुष में X और Y गुणसूत्र होता है, दोनों अलग होते हैं, और जबकि महिला में X और X होता है। और यहां पर क्या होता है बच्चों कि जब पुरुष का X गुणसूत्र महिला के X गुणसूत्र से मिल जाए, है ना, किसका हमने बताया कि जो पुरुष और यहां पर महिला, समझ लीजिए कॉन्सेप्ट क्लियर। तो भाई साहब ये क्वेश्चन तैयार, जब पुरुष का, ध्यान देना बच्चों कि जब पुरुष का X गुणसूत्र, ठीक, ये पुरुष का X गुणसूत्र और महिला के X गुणसूत्र मिल जाएंगे तो भाई किसका जन्म हो गया, X बोले तो पुत्री का जन्म हो गया। और जब पुरुष के का यहां पर पुरुष का Y गुणसूत्र और महिला का X गुणसूत्र मिल जाएगा तो XY हो जाएगा, बोले तो ये क्या है, पुत्र का जन्म, है ना। ये पुत्र का जन्म हो गया और ये हो गया बच्चों पुत्री का जन्म। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि पुत्र व पुत्री का जन्म होना किस पर निर्भर करता है रसगुल्लों, तो वो निर्भर करता है पुरुष के गुणसूत्र पर, ना कि महिला के गुणसूत्र पर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र पर होता है, माता या फिर पिता, तो पिता के गुणसूत्र के आधार पर ही लिंग का निर्धारण होता है। ठीक, ये बात समझ में आ गई बच्चों। अब देखिए लिखेंगे क्या, देखिए लिखेंगे ये कि जो जैसे बताया सेम वैसे लिखना है कि पुरुष में XY गुणसूत्र होता है और महिला में XX गुणसूत्र होता है। जब पुरुष का X गुणसूत्र महिला के X गुणसूत्र से मिलता है तो XX यानी पुत्री का जन्म हो जाता है, और जब पुरुष का Y गुणसूत्र महिला के X गुणसूत्र से मिलता है तो क्या होता है, पुत्र का जन्म हो जाता है।
इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि लिंग का निर्धारण पुरुष के गुणसूत्र से होता है, ना कि महिला के गुणसूत्र से। इसलिए महिलाओं को दोषी ठहराना बिल्कुल गलत बात है। समझ में आ गया है ना भाई, दोनों की सहभागिता होती है, बाकी निर्धारण पुरुष के गुणसूत्र से होता है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्णांध पुरुष का विवाह सामान्य महिला के साथ हो जाए, ठीक है ना, ऐसा पुरुष है जो वर्णांधता से, कलर ब्लाइंड से क्या है, पीड़ित है, तो उसका विवाह एक नॉर्मल क्या है, स्त्री से हो जाता है, सामान्य महिला यानी जिसमें ये दोष नहीं है। तो कह रहा है कि उनकी संतानें किस प्रकार की होंगी, यानी उनकी संतान में कौन से लक्षण होंगे, यानी वो वर्णांध होंगी कि सामान्य होंगी। चलिए बच्चों, इसको थोड़ा हम ग्राफ से समझ लेते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है। एक यहां पर क्या है, ठीक देखिए, एक वर्णांध पुरुष है और एक है क्या, सामान्य महिला। सामान्य महिला, ध्यान से समझना बच्चों, पहले हम आरेख समझ लेते हैं। देखिए, वर्णांध पुरुष है और आपको पता होगा वर्णांधता और हीमोफीलिया यक्ष संलग्न रोग हैं, यानी इनके जीन यक्ष गुणसूत्र पर ही बैठते हैं। तो इसको पुरुष में एक्स और वाई होता है बच्चों, ये हमको भी पता है, लेकिन यहां पर हम एक्स पे ये क्या है, जीन बैठ जाते हैं, तब जाकर के वर्णांधता होता है। और सामान्य महिला बोले तो एक्स एक्स ही हम लिखेंगे, है ना। अब इसमें देखिए, इसमें का भाई मतलब इनके जो हैं यहाँ पे एक्स गुणसूत्र है और ये वाई, ठीक ना, और ये तो क्या है, पीड़ित है, और यहाँ पर दोनों अलग अलग एक्स और एक्स होंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई बच्चों कि ये क्या हैं, आप इनको अलग करेंगे भाई साहब, इनमें स्त्रियों में दोनों गुणसूत्र समान होते हैं, अभी जस्ट बताया। और क्या है, और पुरुषों में अगर हम बात करें, ध्यान से समझना, पुरुषों में अगर हम बात करें एक्स और वाई होता है। ठीक, अब देखिए यहां पर देखिए बच्चों, जब ये गुणसूत्र मिलेगा, ठीक है ना, ये जब एक्स वाला जो पीड़ित है ये मिलेगा किससे, इस वाले से, ठीक है ना, यहां पर एक्स और एक्स, ठीक, ये हो जाएगा आपका। चलिए पहले ग्राफ बना लेते हैं, उसके बाद हम आपको अच्छे से समझाते हैं, ठीक है ना। और ये जब हो जाएगा, यहां पर ये पीड़ित है, इस वाले से इसमें मिलेगा, तो भाई साहब ये भी क्या हो जाएगा, इस प्रकार। और यहां पर बच्चों ये वाला जो गुणसूत्र होगा, ये वाई वाला और ये एक्स वाला, एक्स और वाई, ठीक है ना, इसमें एक्स और ये वाई, ठीक, तो यहां पर ये एक्स वाई हो जाएगा। और इसी तरह का इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी वही चीज होगा, ये एक्स है और ये वाई है, ठीक, तो ये हो जाएगा एक्स वाई। अब समझिए बच्चों, देखिए ये ग्राफ थोड़ा क्या है, बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, अरे काहे का रसगुल्लो, बहुत आसान है बबुआ, इसमें कुछ नहीं है। क्या है, एक्स वाई है, पुरुषों में होता है, एक्स एक्स क्या है, महिलाओं के गुणसूत्र, मतलब महिलाओं में क्या है, ये क्या है, लिंग गुणसूत्र होते हैं, यानी सेक्स क्रोमोसोम। और ये एक्स के ऊपर यहाँ पर हमने ये बना दिया, इसका मतलब वर्णांध है, ये पीड़ित है, भाई इसको कलर ब्लाइंड हुआ है। एक्स पे ही क्यों लगाया, क्योंकि एक्स संलग्न रोग है, इनके जीन यानी ये जो वर्णांधता के जो जीन होते हैं वो एक्स गुणसूत्र पर ही बैठ जाते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद भाई ये दोनों अलग अलग कर दिए हैं, अब इनमें एक्स वाला जो ये क्या है, जो एक्स प्रभावित है वर्णांधता से, जब ये सामान्य महिला के एक्स गुणसूत्र से मिलेगा तो एक्स एक्स होगा, लेकिन ये क्या होगा, यहां पर भी समझा रहे हैं, ये भी मिलेगा इधर से तो यहां पर भी एक्स एक्स होगा, लेकिन एक पीड़ित रहेगा, और यहां पर ये इस तरह से मिल जाएंगे, ठीक है ना। अरे इसको भी बना दीजिए। अब यहां से बात क्या समझ में आती है, ये वाले जो दोनों हैं बच्चों, ध्यान से समझना, ये वाले दोनों क्या है, इसमें ये दोनों लड़कियां हैं, लेकिन ये पीड़ित नहीं होंगी। लड़कियां क्या होती हैं, वाहक होती हैं। ये क्या है, लड़कियां दोनों ही ये पीड़ित नहीं बल्कि वाहक हैं। और उसके बाद ये जो दोनों के दोनों ये लड़के दिखाई पड़ रहे हैं, ये क्या हैं, ये पुत्रियां हैं, और इनमें जो ये पुत्र होंगे वो क्या होंगे, सामान्य होंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब 50% जो पुत्र होंगे वो सामान्य होंगे, और 50% जो यहां पर पुत्रियां होंगी, ठीक है ना, वो क्या होंगी, वाहक होंगी, ठीक है ना, इस यानी वर्णांधता की वाहक होंगी। फिर से किसी में आगे जनरेशन में क्या होगा, फिर वो फैलाने का काम करेंगी। बात समझ में आई।
ये चीज होगा। लिखेंगे यही, अगर डायग्राम नहीं बना सकते हैं तो आप केवल इतना लिख दीजिए बच्चों कि जब वर्णांध पुरुष का विवाह सामान्य स्त्री के साथ होता है तो उनकी संतान में 50% संतान सामान्य दृष्टि वाली होंगी, यानी उनमें वर्णांधता नहीं होगा, और 50% जो संतानें होंगी वो क्या होंगी, वाहक होगी। बस इतना लिखना है और कुछ नहीं बबुआ। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहीं यहां पर कभी कभार एक क्वेश्चन और पूछता है जिसमें हम बात करें बच्चों ब्लड ग्रुप वाला, ठीक, उसको हमने बताया है अच्छे से कि माता का ए है, पिता का बी है, तो संतान में क्या होगा, जीनोटाइप फिनोटाइप अच्छे से समझाया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर समुद्री मछली को अलवण जल की जल जीवशाला में रख दिया जाए तो वह मछली जीवित रह पाएगी, क्यों और क्यों नहीं। मतलब कह रहा है बच्चों कि किसी समुद्र की मछली को हम निकाल कर, समुद्र का पानी खारा होता है, उसमें साल्ट होता है, बोले तो लवण होता है, जब उसको निकालकर ऐसे पानी में रख दिया जाए जो पानी एकदम साफ हो, एकदम पीएच वैल्यू क्या है, एकदम मान लेते हैं 7 हो, ठीक है ना वो भाई अम्ल है ना क्षार है, बिल्कुल एकदम प्योर वाटर है, तो ऐसे पानी में रख देंगे तो कह रहा है क्या मछली जीवित रह पाएगी। अगर रह पाएगी तब क्यों रहेगी, नहीं रह पाएगी तब भी क्यों नहीं रह पाएगी, दोनों रीजन आपको बताना है। देखिए बच्चों हम लिखेंगे कैसे, ये लिखेंगे कि अगर समुद्री मछली को अलवण जल की जल जीवशाला में रख देते हैं तो वह मछली मर जाएगी। इसका कारण क्या है, देखिए कारण क्या है बच्चों, तो इसका कारण है रसगुल्लों परासरण। परासरण केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, परासरण दाब या परासरण क्रिया, ठीक है ना, इसका कारण ही है परासरण क्रिया। परासरण क्रिया में होता क्या है, इस प्रक्रिया में मछली का जो रक्त दाब होगा बच्चों, रक्त दाब, और बात करें रक्त आयतन, रक्त दाब रक्त आयतन दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, दोनों बढ़ जाते हैं, जिसके कारण, ठीक, जिसके कारण मछली जीवित नहीं रहेगी, अर्थात मछली मर जाएगी। बस इतना लिखना है कि अलवण जल से, मतलब अलवण जल की जल जीवशाला में अगर मछली को रख दिया जाए तो वह मछली जीवित नहीं रह पाएगी, इसका कारण है परासरण क्रिया, ठीक है ना। परासरण क्रिया का मतलब क्या है, उसके अंदर का पूरा साल्ट पानी में घुलने लगेगा और उसका क्या है, ब्लड प्रेशर और उसके बाद उसका जो मतलब आयतन होगा इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वो मछली क्या है, मर जाएगी। समझ में आई बात, इस तरह से, ठीक है ना बच्चों। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है, तो आर्किड और आम के बीच, मतलब आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया का वर्णन करेंगे, यानी इन दोनों पेड़ों के बीच में कौन सी प्रक्रिया होगी, कौन सी क्रिया होगी। चलिए हमने आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाया था इस टॉपिक को, ठीक, फिर भी यहां पर देख लेते हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं तो इनको अलग से देखना और मजेदार होगा। देखिए बच्चों आर्किड पौधा और आम के बीच में कौन सा संबंध होगा, ध्यान से समझना। आर्किड और आम के बीच में, आर्किड और आम के बीच में कौन सा संबंध होगा रसगुल्लों, तो वो होगा क्या, सहभोजिता। सहभोजिता, अब देखिए सहभोजिता क्या हमने समझाया था, इसमें सहोपकारिता, सहभोजिता, परजीविता, ये इतने तीन चार टिप्पणियां हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर साल पूछे जाते हैं। हमने कई बार बताया बच्चों, सारे क्वेश्चन को बताया है। अब सहभोजिता क्या है देखिए समझ लीजिए, तो हम लिखेंगे आंसर कैसे लिखेंगे कि आर्किड पौधा और आम के बीच में सहभोजिता का संबंध होता है। अब सहभोजिता एक ऐसी प्रक्रिया है रसगुल्लों जिसमें क्या एक जीव को तो लाभ होता है और दूसरे को ना लाभ होता है और ना ही हानि होती है। मतलब क्या है बच्चों कि इसमें आम को तो भाई साहब ना तो लाभ होगा, ठीक, और ना हानि, लेकिन क्या है आर्किड के पौधे को लाभ ही लाभ होता है, क्योंकि भाई आम के पेड़ पर आर्किड का पौधा उगा है तो आर्किड को, जिसको बाना कहते हैं हमारे यहाँ, ठीक है ना, ठीक, आप देखे होंगे आम के पेड़ पर वो ज्यादातर लगता है, ठीक, तो वो होता है बच्चों आर्किड। तो आर्किड पौधे को लाभ ही लाभ होगा, लेकिन आम को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इसलिए बच्चों क्योंकि वो पोषण भी कर लेता है ना, उसकी जड़ें वायुवी होती हैं, समझ लीजिए वायु से वो कुछ तो भोजन बना लेता है,
इस तरह से। समझ में आया? क्या लिखेंगे कि आर्किड और आम के पौधे के बीच सहभोजिता का संबंध होता है। अब सहभोजिता एक ऐसा संबंध है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक प्राणी को तो लाभ होता है और दूसरे को ना कोई लाभ होता है ना कोई हानि होती है। ये और एक क्वेश्चन बच्चों और पूछा जाता है कि जनन ग्रंथि को हटाना गर्भ निरोधक का विकल्प नहीं माना जाता, क्यों? तो इसका रीजन सिंपल सी बात कोई भी लिख सकता है भाई, कि अगर हम जनन ग्रंथि को एक बार हमेशा के लिए परमानेंटली हटा देंगे तो दोबारा लाइफ में कभी गर्भ धारण की संभावना नहीं हो सकती। इसलिए इसको मतलब जनन ग्रंथि को हटाना अच्छा विकल्प नहीं है भाई। उसके लिए बहुत सारी विधियां हैं, पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी और जो रासायनिक औषधियां है ना, माला डी, ठीक है ना, सहेली, ये गर्भ निरोधक गोलियां हैं, तो इन सब का प्रयोग किया जा सकता है, ना कि उसको अंदर से एकदम जनन ग्रंथि को ही निकलवा दिया जाए। ठीक, तो इस तरह के बच्चों कुछ आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हैं जो आपको एक बार देख करके जाना है। बाकी एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जाइए झंडा गाड़ी एकदम फोड़ कर आइए विदाउट एनी हेजिटेशन। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।